अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और सबसे पहले हम स्टडी करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा स्टूडेंट्स, आइजैक न्यूटन ये पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने मोशन को इतनी डिटेल में स्टडी किया था। और ना सिर्फ इसने इतना डिटेल में इसको स्टडी किया था, मोशन के रेलेवेंट चंद एक लॉज भी इसने प्रेजेंट किए थे, जिसमें जो फेमस लॉज है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से हैं। और ये सबसे पहले अगर हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले जो लॉज को पब्लिश किया था वो अपनी एक फेमस बुक में पब्लिश किया था, उसका नाम था प्रिंसिपिया, और ये 1687 की बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिकली कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसकी वैलिडिटी क्या है, वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है। आपको पता है कि कोई भी लॉ है उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं, वो स्पेसिफिक कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है। चंद कंडीशंस में वो एप्लीकेबल होता है और चंद कंडीशंस में नहीं होता। तो एक्चुअली दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो है ना, उनके ऊपर न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड होगा। सबसे पहली बात क्या है कि या तो वो ऑब्जेक्ट हो रेस्ट के ऊपर या वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिर्फ दो किस्म के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, या तो वो रेस्ट पे होगा या वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा होगा। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे सिर्फ तब होता है जब उस पर कोई नेट फोर्स ना लग रही हो, ठीक है, किसी किस्म की कोई नेट फोर्स ना लग रही हो। और यूनिफॉर्म स्पीड पे भी तब भी होगा क्योंकि जब उस पर फोर्स लगेगी या तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी अगर अपोजिंग फोर्स लगेगी, और अगर इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगेगी तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहे तो इसके अंदर हमें यह बात का ध्यान रखना पड़ना है कि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स ना लगे, मतलब उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो। तो चलिए अब स्टेटमेंट पे आते हैं जो कि हमारी मेन डेफिनेशन है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। वो क्या कहता है, वो कहता है ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अपनी इस स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, वो अपनी इस स्टेट को कंटिन्यू रखेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जरा समझ लें अच्छे तरीके से। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने अलोंग द कर्व्ड पाथ मूव करना है, उसके ऊपर हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। इन दैट केस हम ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा, लेकिन वो होगा स्ट्रेट लाइन के अंदर। इसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स में आके मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि जब कोई भी बॉडी अलोंग कर्व्ड पाथ चल रही होती है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होती उस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये कि जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर एक बॉडी इन स्ट्रेट लाइन चल रही है और स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो, यानी कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो वो अपने इस मोशन को कंटिन्यू रखते हैं, वो अपने इस स्टेट को चेंज नहीं करते। रेस्ट पे या तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में या तो मोशन में रहेगा, ठीक है। शर्त क्या लगाता है, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जैसे लेट्स से ये बोर्ड मार्कर है, तो जब तक ये इसके ऊपर मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो ये रेस्ट पर ही रहेगा। व्हेनेवर जब मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करूंगा तो साथ ही ये मोशन में आ जाएगा, यानी अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स नहीं लगाते तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, चाहे वो रेस्ट वाली स्टेट है चाहे वो मोशन वाली स्टेट है। अब यहां पर हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस करनी है, एक हमने डिस्कस करनी है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और एक डिस्कस करनी है जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। हाँ, ये चीज तो हमारी कॉमन सेंस भी जो है ना इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, पड़ी है, ठीक है, तो वहीं पर ही पड़ी रहेगी, वो रेस्ट पर ही रहेगी। इसकी एग्जांपल दी हुई है कि ए बुक लाइंग ऑन अ टेबल, और वो बुक पे ही रहेगी एज लॉन्ग एज कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई नेट फोर्स उसके ऊपर आके ना लगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं ना तो इन दैट केस हमें ये चीज देखने को मिलती है कि अगर हमने लेट से फुटबॉल को किक किया है तो उसके ऊपर कोई फोर्स बजाहिर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, लेकिन वो फुटबॉल रुक जाता है। तो एक्चुअली पॉइंट इज कि वो फुटबॉल खुद ब खुद नहीं रुका, एक मूविंग ऑब्जेक्ट भी खुद ब खुद नहीं रुकता, उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम दे देते हैं। अब इस चीज को एक्सप्लेन हम इस तरह करते हैं कि एक फुटबॉल है, सेम फुटबॉल है, उसको मैं किक करता हूं एक रफ सरफेस पे, और एक सेम फुटबॉल है उसको मैं किक करता हूं स्मूथ सरफेस पे। अब रफ सरफेस की फ्रिक्शन ज्यादा होती है, यानी कि वो ज्यादा मोशन अपोज करेगा, वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उसके ऊपर, और जो स्मूथ सरफेस है उसकी फ्रिक्शन कम होती है। अब जब स्मूथ सरफेस की फ्रिक्शन कम होती है तो वो कम फोर्स अप्लाई करेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली रफ सरफेस के ऊपर अगर मैं फुटबॉल को किक करूंगा तो रफ सरफेस पे फुटबॉल जल्दी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है,
वहां पर ज्यादा फोर्स लग रही है। और स्मूथ सरफेस पे अगर मैं फुटबॉल को किक करता हूं तो वो फुटबॉल काफी दूर तक चला जाएगा। उसकी वजह क्या है कि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है। इसका मतलब ये बात यहां पर वाज़ेह हो जाती है कि अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करते हुए रुक रहा है तो वो खुद ब खुद नहीं रुक रहा, उसको कोई चीज रोक रही है, एंड दैट इज नॉन एज फ्रिक्शन। उसको कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स रोक रही है। और यहां पर नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई अपोजिंग फोर्स ना लगे, इफ देयर इज नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, द मूविंग बॉडी विल नेवर स्टॉप। इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। बेटा देखें, जो हमारी अर्थ है वो स्पेस में मूव कर रही है ना। अब जब वो स्पेस में मूव कर रही है, सो इन दैट केस उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। जितनी स्पीड से वो मूव कर रही है उतनी स्पीड से ही आज भी मूव कर रही है। उसकी वजह क्या है कि उसके ऊपर जो फोर्सेज लग रही हैं वही लग रही है, उसी हिसाब से लग रही है। ठीक है, सारी फोर्सेज जो है वो बैलेंस हुई हुई है। ठीक है, तो उसी हिसाब से लग रही है। तो अगर हम यहां पर भी फ्रिक्शन को जीरो कर दें तो एक बॉडी जो है वो मूव करती रहेगी फॉर इनफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। वो हमेशा मूव करती रहेगी, वो नहीं रुकेगी। वो तब ही रुकेगी जब उसके ऊपर भी अपोजिंग फोर्स लगेगी। अच्छा, अब यहां पर ना थोड़ा सा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जब हम इनर्शिया की डेफिनेशन देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इनर्शिया की डेफिनेशन में भी एग्जैक्टली यही बात कही थी। उसने भी तो यही कहा था कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती। अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आएगी, अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आएगी। और न्यूटन भी यही कह रहा है। न्यूटन इस तरह कह रहा है कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अपने स्टेट को कंटिन्यू करेगी। तो एक्चुअली जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये इनर्शिया को ही एक्सप्लेन कर रहा है। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, रेजिस्ट करेगा चेंज करते वक्त। ठीक है, तो एक्चुअली जो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं। और ये आपका एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता होता है, व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसका सिंपल रीजन क्या है कि जो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से डील करता है। सो इन दैट केस हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब ये आपका एक अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंदर जो है ना वो क्वेश्चन ये आता है कि जब पैसेंजर्स हैं वो बस में खड़े हैं, ठीक है, लेट्स से बस एक मतलब लाइक दैट जा रही है और वो पैसेंजर्स बस के अंदर खड़े हैं, और जैसे ही वो सडन ब्रेक अप्लाई करेगा तो जो लोग होते हैं वो आगे की तरफ को गिरते हैं। ठीक है, उन्हें आगे की तरफ को धक्का लगता है। अब क्यों उन्हें आगे की तरफ को धक्का लगता है, इन दैट केस हम ये बात कहते हैं कि बेटा देखें कि बस जा रही है तो पैसेंजर्स भी उसके साथ साथ जा रहे हैं, यानी कि बस भी मोशन में और पैसेंजर्स भी मोशन में है। अब जो हमारी बॉडी का नीचे वाला हिस्सा होता है, जो लोअर पार्ट होता है, वो बस के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है। अब जब वो बस के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है, इन दैट केस हम ये बात कहते हैं कि बस रुकी तो वो, चूंकि बस के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट है तो हमारा वो वाला बॉडी पार्ट भी रुक गया। ठीक है, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट होता है वो बस के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं होता। अब चूंकि वो बस के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं है तो वो अपना मोशन कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा। जैसे लेट्स से इधर को जा रही है, रुक गई, तो ये कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ धक्का लगेगा। तो यहां पर वही बात करते हैं कि जो हमारा अपर पार्ट होता है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करता है अपने मोशन को, जबकि हमारा लोअर पार्ट होता है वो बस के साथ इन कांटेक्ट है, वो बस के साथ ही रुक जाता है, इससे हमें आगे को धक्का लगता है। चलिए अब नेक्स्ट एक और मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। मतलब ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, इस कॉन्सेप्ट को जरा मजीद समझाने के लिए। बेटा देखो, अगर हम बस में खड़े हैं और बस भी रुकी हुई है, अचानक बस चल पड़ती है, तो फिर क्या होता है, फिर हम पीछे की तरफ गिरते हैं। पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, अब देखें बस के अंदर हम खड़े हैं तो वो एक्चुअली हम भी रेस्ट पे है, बस भी रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन जब बस चल पड़ी है तो बस आ गई मोशन में। ठीक है, हमारा जो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है वो भी साथ में मोशन में आ जाएगा, और जब वो भी साथ में मोशन में तो ऊपर वाला हिस्सा तो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है ना। तो जब हमारा नीचे वाला हिस्सा मोशन में आएगा तो ऊपर वाला हिस्सा अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा इनर्शिया की वजह से। तो एक्चुअली वो पहले यहां पे तो वो आगे को जाएगा, लेकिन ये अपने आप को उसी स्टेट में रखने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से अगर अचानक बस चल पड़े तो हम इस तरह पीछे की तरफ को गिरते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑपोजिट भी अप्लाई करके बता दिया है कि अगर एक मूविंग बस रुकेगी तो हम आगे की तरफ गिरेंगे, और अगर एक रुकी हुई बस अचानक से मूव करना शुरू कर देगी तो हम पीछे की तरफ गिरेंगे, एंड इट इज ऑल ड्यू टू इनर्शिया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें से चंद एक एमसीक्यूज असेसमेंट कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाए और क्लियर भी हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड फॉर द ऑब्जेक्ट्स। आपको पता है कि वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिन पे नेट फोर्स जीरो होती है, और नेट फोर्स जीरो दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है, या तो वो रेस्ट पे हो या वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो। तो ऑप्शन ए में एट रेस्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है ना, तो इसका मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेट फोर्स तो लग रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा तब भी पैदा होता है जब नेट फोर्स लगती है।
तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। उसके बाद है मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो ए और सी दोनों ठीक है, इसका मतलब बोथ ए एंड सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इन एब्सेंस ऑफ, ये सिंपल स्टेटमेंट थी, नेट फोर्स की एब्सेंस में वो मतलब कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं जब नेट फोर्स 0 होगी, ठीक है, नेट फोर्स नहीं लग रही होगी। A boy jumps out of a moving bus, there is a danger for him to fall। अब देखिए बेटा, ये लेट्स से कि एक पैसेंजर और ये बस जा रही है और जब ये इस तरह करके गिरेगा, उसके ऊपर से जंप लगाएगा, ठीक है, तो एक्चुअली इनर्शिया की वजह से, अब ये भी मोशन में था और बस भी मोशन में है, ठीक है, तो इनर्शिया की वजह से वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे को गिरेगा, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर इनर्शिया का लॉ अप्लाई हो रहा है, तो इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन, न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। इफ अपोजिंग फोर्स ऑन अ बॉल इज 0, कि एक बॉल पे अपोजिंग फोर्स यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 कर दी गई है, तो अब बताएंगे बॉल कब रुकेगी। अब चूंकि उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स 0 कर दी गई है, तो जब उसके ऊपर नेट फोर्स लग ही नहीं रही है, ठीक है, सो इन दैट केस हम ये बात कहते हैं वो कभी भी नहीं रुकेगी, द बॉल विल नेवर स्टॉप। तो जब एक चीज है वो ना खत्म होने वाली चीज होती है, तो उसको हम किस नाम से जो है ना वो उसको कहते हैं, हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगी, ठीक है। तो यहां पर भी हम कहते हैं कि चूंकि वो कभी नहीं रुकेगी, द बॉल विल नेवर स्टॉप, सो द बॉल विल स्टॉप एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अनडिफाइंड होती है, ये बात याद रखें। पैसेंजर्स मूव फॉरवर्ड व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन द बस, के पैसेंजर्स आगे की तरफ गिरते हैं जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती है, एंड इट इज ड्यू टू, तो आपको पता है कि इनर्शिया की वजह से, तो इट मींस दैट इट इज ड्यू टू इनर्शिया। ऑन विच ऑब्जेक्ट वी कैन अप्लाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं जिसपे नेट फोर्स 0 होगी। तो चलिए अब यहाँ से नेट फोर्स निकालना भी सीखते हैं। जब दो अपोजिंग फोर्सेज लग रही हो, ऑपोजिट फोर्सेज लग रही हो, तो आपने सिंपली क्या करना था, अपने बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देना होता है। अब ये 7 में से 4 को माइनस किया, तो ये अपवर्ड 3 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर नेट फोर्स चूंकि 0 नहीं है, तो इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर 3 न्यूटन डाउनवर्ड लग रही है और 2 न्यूटन अपवर्ड लग रही है, तो 3 - 2 1, तो यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स जो है वो मेरे पास डाउनवर्ड लग रही है, तो इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर देखिएगा 5 न्यूटन ही डाउनवर्ड लग रही है, 5 न्यूटन ही अपवर्ड लग रही है, तो यहाँ पर जो मेरे पास नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि 5 - 5 = 0। यहाँ पर देखें कि 7 न्यूटन डाउनवर्ड लग रही है, 4 न्यूटन अपवर्ड लग रही है, तो 7 - 4 3, और 3 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लगेगी यहाँ पे नेट फोर्स। तो यहाँ से हमने नेट फोर्स निकालनी भी सीख ली है, और देखें नेट फोर्स जो है वो सी वाला जो बॉडी है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब हम इस पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like this video, comment लाजमी करें, और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है तमाम बच्चों के साथ जो है ये वीडियो को शेयर करें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।